बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार वापस से बता देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेन प्लेन शुरू कर रहे हैं आप। यहाँ पे आर्गेन प्लेन क्या होता है, एक नॉर्मल ग्राफ होता है जिसमें दो एक्सिस होती हैं। आपके पास बचपन में कार्टेशियन प्लेन हुआ करता था जिसमें रियल एक्सिस होती थी, इमेजनरी, और दोनों एक्सिस रियल होती थी। आर्गेन प्लेन में आपके पास एक रियल एक्सिस होती है एक्स वाली और एक इमेजनरी एक्सिस होती है वाई वाली। इमेजनरी एक्सिस पे आप आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा और 4 आयोटा ऐसे नंबर इंडिकेट करते हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को यू कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। आप लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और सच दैट every point on the line satisfied are given complex number। लाइन पे जो भी पॉइंट है वो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहा जाता है थीटा को। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया z, जिसको देखो हम प्लॉटिंग नहीं करने वाले, हम बस समझ रहे हैं यहाँ पे कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता होगा। प्लॉटिंग हम नहीं कर रहे, हमें प्लॉटिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं है, हम बस इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल मेड बाय विद दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गिना जाता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले रहते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने मॉड्यूलस के बारे में जान ही रखा है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये हमको पता ही है, वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरी चीज़ एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z या फिर आर्ग्यूमेंट ए आर जी ऑफ z। हम ज़्यादातर ए आर जी ऑफ z नाम से यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसे टेन इनवर्स थीटा भी लिख सकते हो। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टेन इनवर्स क्या है, अगर टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स है, अगर टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स है तो थीटा की वैल्यू कैसे आती है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स करके। ठीक है, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट जो है उसकी वो है थीटा। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चों ने कर रखा होगा चैप्टर और कई सारे बच्चों को ये दिक्कत भी होती है कि वो आर्ग्यूमेंट में और टेन थीटा में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। टेन थीटा अलग एंटिटी है, आर्ग्यूमेंट केवल थीटा है। आर्ग्यूमेंट जो है आपका केवल ये एंगल है। टेन थीटा इज टेन ऑफ दिस एंगल दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, थीटा इज आर्ग्यूमेंट। थीटा इज डिटरमाइंड बाय टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मतलब कि टेन थीटा की वैल्यू जब वाई अपॉन एक्स है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। जैसे आप करते हो टेन थीटा 45, टेन थीटा 1 के बराबर है तो थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा आपका पाई बाय 4 या 45 डिग्री, इस तरह से। तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये टेन इनवर्स है। टेन इनवर्स को आप 1 अपॉन 10 मत लिख देना, ये गलत होता है। टेन इनवर्स है, ये अलग एंटिटी है जिसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए केवल इतना ही काफ़ी है कि हमारे पास टेन इनवर्स करके कुछ चीज़ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, हमको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। मॉड्यूलस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, उसमें भी टेन थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो थीटा अपने आप आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो हम कॉस थीटा और साइन थीटा भी निकालते हैं। ठीक है,
अब दो तरीके होते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए, या तो आप थीटा की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लो, या फिर देर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो। डायरेक्ट फॉर्मूला है cos theta is equals to x upon under root x square plus y square, and sin theta is equals to y upon under root x square plus y square. These are the direct formulas for cos theta and sin theta. अब सवाल ये उठता है कि cos थीटा sin थीटा की ज़रूरत क्या पड़ेगी। बेटा cos थीटा sin थीटा की ज़रूरत हमें पड़ती है अगले टॉपिक में। ये तो जो अभी तक पढ़ा था दिस वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, POLAR। इसमें पड़ती है। गुड मॉर्निंग हितेश। अच्छा जी, पोलर यहाँ तक तो सब समझ में आ गया आपको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारे एलिमेंट पता चल गया? ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं आगे। अब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। हमने अभी क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने देखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। तो इसको अपन इस तरह से एक पॉइंट की तरह से और फिर लाइन ड्रॉ करके, खूब सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, फिर लाइन ड्रॉ करके अपन इसको बना देते हैं। ओके, मगर क्या है कि दिस इज नॉट द ओनली रिप्रेजेंटेशन। बचपन में क्या करते थे, कोऑर्डिनेट्स मार्क करके, अब वो नहीं है, अब और भी है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल के बेसिस पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। वेक्टर के दो एलिमेंट होते हैं, एक तो वेक्टर की मॉड्यूलस वाली पार्ट होती है और एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है। जैसे है ना, वेक्टर जो है डायरेक्शन वाला होता है। तो डायरेक्शन अपन जो मैथमेटिक्स में बोलते हैं, डायरेक्शन अपन बताते हैं एंगल की मदद से। हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं 2D ज्योमेट्री में, या फिर अगर 3D में करेंगे तो 3D में भी आती है। अब क्लियर आ रही बेटा? नहीं आ रही? एक मिनट वेट करो। हाँ जी, अब क्लियर आ रही है क्या वॉइस? ओके, गुड मॉर्निंग आशा। एक 2 मिनट वेट कीजिए, मैं चालू करता हूँ। हाँ जी बेटा, चेक करो, अब आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके, हाँ जी। क्यों बेटा, उठ नहीं पाते क्या? चलो कल तो करते हैं, फिर मैं देखता हूँ आगे, मेरे लिए भी तो चलो देखते हैं। अभी तो कर देते हैं एक शाम की। यार वॉइस क्रैक हो रही है अभी भी। अच्छा बेटा, शाम की कुछ दिन की बात है, फिर तो आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ, मॉर्निंग की रहने दो अभी तो। और चलो मैं देखता हूँ, अगर होता है तो करता हूँ मैं। थोड़ा मुश्किल है मेरे पार्ट के लिए। 8 बजे एक्चुअली मेरे को स्कूल में रिपोर्ट करना रहता है, तो हाफ एन आवर मिलेगा। चल देखते हैं, करेंगे कुछ। हाँ, आवाज़ क्लियर आ रही है अब? ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तब भी बताना क्लियर आ रही है क्या। कराया ना बेटा, टॉपिक शुरू करा दिया, फॉर्मूले लिखवा दिए। हाँ जी, अब आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, अटके बीच में तो बता देना। हाँ जी, हमने अभी तक क्या किया है, काम की चीज़ ये दो है। एक तो हमने मॉड्यूलस ऑफ जेड का पुराना फॉर्मूला लिखा है,
दूसरा हमने जाना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है या एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है। ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको याद रखना है वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो दो फॉर्मूले भी लिखे हैं, एक मॉड्यूलस ऑफ z का, एक tan थीटा का। ये हमने किस टॉपिक के अंदर किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन होता है आपका इमेजिनरी प्लेन। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे काम के हैं। इसके अलावा हमने कॉस थीटा की और साइन थीटा की भी वैल्यू निकाली है। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम बात कर रहे थे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या करते हो, सिंपल कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हो x और y के, और उसके बेसिस पे आंसर निकालते हो। ठीक है, बट पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा सा मेल खाता है। कैसे मेल खाता है कि भाई वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक उसके एम्पलीट्यूड, एक उसकी मॉड्यूलस वाली वैल्यू, और एक उसकी डायरेक्शन। वेक्टर के किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक उसका मॉड्यूलस वाली वैल्यू और एक दूसरा इसका डायरेक्शन। तो जब अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं तो डायरेक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। डायरेक्शन को आप हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हो, एक एक्सिस रखते हो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और फिर डायरेक्शन डिटरमाइन करते हो कि इसके रेफरेंस में डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो अपना जो डायरेक्शन नापा जाएगा वो कहाँ से नापा जाएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन अलग होती है, कैसे कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें नहीं जाना। हमारे काम की चीज़ क्या है, हमारे काम की चीज़ है कि किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना, किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना। तो ज़रा नोट करो, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप कैसे लिखते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इट्स पोलर रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन आप देते हैं z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे वेयर r इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन y। एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा लेता हूँ, फिर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि इसमें अपन को करना क्या है। करेंगे ना बेटा, मगर एक बार फॉर्मूला बैठ जाने दो, फिर अगली क्लास में कराएंगे ये कैसा है। हाँ जी, डन ये। चलो तो इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन को पता चल जाए कि बेसिकली अपन को करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो अब जो पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादातर प्रूफ वाले या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काम आता है, जो कि कुछ बहुत कम होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कम होते हैं। और दूसरा इसका प्रैक्टिकल पार्ट है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है इन फॉर्मूले के साथ। तो अपन पहले उस बात पे फोकस करेंगे कि इसके साथ करना क्या है, फिर अपन इसके कंसेप्चुअल पार्ट पे जाएंगे कि भाई कैसे आया, ये क्यों आया, क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन देयर पोलर फॉर्म।
हमको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको इनकी पोलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, माइनस का 3√2 प्लस का 3√2 आयोटा। ये आपके पास z है, z इज इक्वल्स टू माइनस का 3√2 प्लस का 3√2 आयोटा। तो इसको पोलर फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वैल्यू निकालनी है मॉड्यूलस ऑफ z की। मॉड्यूलस ऑफ z या फिर आप r भी कह सकते हो, r इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू, ठीक है। अपन बेसिकली r लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ z आपको बताने के लिए कि ये जो है मॉड्यूलस ऑफ z ही है, √x² प्लस y²। तो अंडर रूट में x का स्क्वायर इज -3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 18 प्लस 18, ये हो जाएगा अंडर रूट में 36, जो हो जाएगा 6। तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 6। r की वैल्यू निकालने के बाद आपको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू निकालने के बाद आपको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए। अब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दो कार्यक्रम कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली cos थीटा और sin थीटा के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एक तो आप डायरेक्टली cos थीटा और sin थीटा के लिए कैलकुलेट कर लो। दूसरा क्या करो, आप देखो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू, दूसरा तरीका जो है अपन कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x। तो इमेजिनरी पार्ट है आपका 3√2 और रियल पार्ट है आपका -3√2। सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -1, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -1। अब जरा ध्यान से सोच के बताओ कि tan थीटा में -1 कब आता है। हाँ जी बेटा लोग, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप लिख के बता दो प्लीज़। tan थीटा में -1 कब आता है। (135 डिग्री) सही है बेटा, दैट इज tan 3π/4। 135 डिग्री पे -1 आता है, 45 डिग्री पे 1 आता है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आपका -1 आ जाएगा। टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। अब इसमें क्या क्या कर लिया अपन ने, r की वैल्यू निकाल ली 6 आ गया, थीटा की वैल्यू निकाल ली 3π/4 आ गया। तो अगला काम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपना है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, r है आपका 6 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। हाँ जी, सोच के बताओ cos 3π/4 और आयोटा और sin 3π/4 कितना कितना होता है। वेरी गुड, cos 3π/4 होता है -1/√2 और sin 3π/4 होता है 1/√2। आप चाहो तो एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो, बाकी यहाँ तक छोड़ दो, ये आंसर करेक्ट है। सॉरी, यहाँ तक भी नहीं करना, पोलर फॉर्म भी तो चाहिए अपन को, वैल्यू थोड़ी पुट करनी है। हाँ जी, ये आ गया आंसर, यही है आपका पोलर फॉर्म। आपने r इंटू समथिंग इंटू कॉस थीटा एंड सम साइन थीटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। आई क्या बात समझ में। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन से, हाँ जी ध्यान दो, पोलर रिप्रेजेंटेशन से वापस से नॉर्मल उसको चेंज करना होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन से वापस से चेंज करना होगा, तो बहुत सिंपल होता है। आप सिंपली cos 3π/4 और sin 3π/4 की वैल्यूज पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लो, वो आंसर आ जाएगा। पोलर रिप्रेजेंटेशन से वापस चेंज करना बहुत आसान रहता है।
जो आपके पास cos 3 पाई बाय 4 आ रहा है, sin 3 पाई बाय 4 आ रहा है, इनकी वैल्यू पुट कर दो और वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो आप मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ फिर। ओके, याद रखना पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करो, और उसके बाद एक्स और वाई आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आगे काम करो। आयोटा अपॉन 2 -1/2। ओके, माइनस का, हाँ ठीक है, सही है। रियल पार्ट तो आपका -1/2 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट प्लस का 1/2 आ रहा है, सही है। तो अब इसके पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इसे। करेक्ट है बेटा। हाँ जी, किसी को इसमें कोई डाउट? चलो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, तो इसी तरह से एक और पार्ट करके देखो। ओके, हाँ जी।
2/4 हो जाएगा। हाँ तो आप 1/√2 ले लो, एक ही बात है बेटा। √2/2 भी तो 1/√2 ही है, कट जाएगा। ठीक है, अब आप 1/√2 ले लो, वो रेशनलाइज फॉर्म हो जाती है इसकी। मैंने ऐसे लिख रखा है। इसमें हमको इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करना नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, आप चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो मत करो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, मगर आयोटा वाले पार्ट को हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। हाँ जी, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके, अब देखो एक चीज का और ध्यान रखेंगे। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में अभी तक जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें क्या था कि आपके पास दोनों ही क्वेश्चंस में आंसर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस में आंसर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। तो जब भी आपका आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है भाई? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, खैर वो तो अलग बात है। बाकी अगर आपका आंसर फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसको पॉजिटिव लिखोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसको पॉजिटिव लिखोगे। मगर अगर आपका जो आंसर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आता, आपका आंसर फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में ना आके थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि आपके पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। ठीक है, माइनस एक्स का है और प्लस का माइनस का आयोटा y है, या फिर प्लस का x है और माइनस का आयोटा y है। आ रही है क्या बात समझ में बाकी सबको? ठीक है, तो आपके पास क्या है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपके पास जो पोलर फॉर्म में ये प्लस लगा रखा है आयोटा साइन थीटा से पहले, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक सवाल है, वो देख लो, तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। आई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। कुल मिला के अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप माइनस का साइन पुट करोगे साइन के आगे। हाँ, रियल पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। बोलिए। नॉट डिफाइंड आ जाएगा बेटा टेन थीटा। हाँ, नॉट डिफाइंड के बेसिस पे करोगे।
पाई/2 पे होता है नॉट डिफाइंड, तो उस हिसाब से करोगे। सही है। हाँ जी बेटा, पोलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में केवल इतना ही है। ठीक है, दो ही चीज़ों का पहले तो फॉर्मूले ढंग से करने होते हैं अपन को, फॉर्मूले अपन ढंग से कर पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आर क्या है और थीटा कैसे निकाला जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान हमेशा रखना है कि टेन थीटा इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, टेन थीटा आर्ग्यूमेंट नहीं है, थीटा आर्ग्यूमेंट है। ओके, अच्छा जी, पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमें सिंपली आर और थीटा का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू निकलेगा √x² + y² से, थीटा का वैल्यू निकलेगा y/x से। ये वैल्यूज निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फॉर्मूला है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जब आपके पास थीटा जो है, सॉरी, जब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर आपका इमेजिनरी पार्ट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव है तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट पोलर फॉर्म में भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव है तो इमेजिनरी पार्ट और पोलर फॉर्म में भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल पार्ट कैसा ही हो, पॉजिटिव नेगेटिव, हम प्लस का ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, अच्छा रहेगा वही ट्राई कर लो, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देख लेना। हाँ बोलो। ओके, तो देख लेना बाकी।